हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो ये सब तो आपको बहुत पहले से ही पता है, तो इसका लाभ उठाइए, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं। क्योंकि एजुकेशन जो आपको फ्री में मिल रही है तो इसका लाभ उठाए बगैर इसको छोड़िएगा नहीं, है ना। तो आज जो मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ वो है हमारी क्लास 12th की। क्लास 12th की हिंदी का हमारा आज हम इलेक्टिव की बुक पढ़ा रहे हैं। अंतरा भाग 2 का कविता हमारा खंड है। आपको पता है कि हमारे 12th में 2 कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। इलेक्टिव में हमारी 2 बुक चलती है, अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। अंतरा में भी हमारे 2 खंड हैं, कविता खंड और गद्य खंड। कविता खंड 2 जगहों विभक्त है। एक है आधुनिक कवियों की सारी रचनाएं हैं और एक प्राचीन कवियों की रचनाएं। तो स्टार्टिंग हमारी आधुनिक कवियों से हुई है, तो जिसमें पहला चैप्टर हमारा रहा देवसेना और कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद का। वहीं पर हमारी दूसरा जो चैप्टर है सरोज स्मृति, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। तो ये एक शोक गीत है जो उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु के पश्चात लिखी थी, है ना। तो आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये जो हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा हुआ है इसमें हमने देखा है कि उन्होंने अपनी पुत्री और अपने प्रियजनों की मृत्यु के बारे में जहाँ बताया है, अपनी पुत्री के याद में बताया है, कैसी वो विवाह के टाइम लग रही थी, कैसे उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया, फिर आज उसकी मृत्यु हो गई है और किस तरीके से उसका तर्पण किया, ये सभी कुछ इस पार्ट में इन्होंने कविता में बताया है। कविता का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर चुके हैं, टेस्ट पेपर भी कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूर्ण रूप से वर्णनात्मक है, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये टोटल सब्जेक्टिव हैं। तो आपको पता ही है कि दोनों तरीके से प्रश्न जो हैं हमसे बुक में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो हम कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने शकुंतला की विदाई का प्रसंग देकर क्या संकेत किया है और क्यों। इस कविता में उन्होंने अपनी पुत्री की जो विदाई करी उसको इन्होंने शकुंतला के भांति किया। जैसे शकुंतला की जब विवाह हुआ तो उसकी माता उसकी विदाई में नहीं थी, उसी तरीके से आज जब वो अपनी पुत्री की विदाई कर रहे हैं तो उनकी भी माता नहीं है। तो कई चीजें सिमिलर हैं और कई चीजें अलग भी हैं। तो यहाँ पर वही चीजें आपको बतानी है कि क्यों उन्होंने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरोज स्मृति कविता में शकुंतला की विदाई का प्रसंग देकर कवि यह संकेत करना चाहता है कि शकुंतला की विदाई भी सरोज की विदाई की तरह उसकी माता की अनुपस्थिति में हुई है। उनकी माता नहीं थी शकुंतला की जब उनकी शादी हुई तो दुष्यंत के साथ में, और वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। जब सरोज की शादी हुई तो उनकी माता भी स्वर्गवास हो गई। दोनों के अलग होने का कारण अलग अलग था। सरोज को जैसे उसके पिता ने विदा किया उसी प्रकार विवाह के बाद शकुंतला की विदाई भी उसकी माता के ना रहने पर उसका पालन करने वाले कण्व ऋषि को उसके पिता के समान थे ने की थी। तो पिता जो कण्व ऋषि थे उन्होंने शादी में उनकी विदाई की थी, उनके पिता नहीं थे वहां पर। तो इस तरीके से जो है उन्होंने सिर्फ उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश करी है कि दोनों ही विवाह में उनकी माताएं उपस्थित नहीं थी। प्रश्न संख्या 2 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता की मूल भावना बताइए। यानी कि ये जो पूरी कविता हमारे सामने रखी है इसमें वो व्यक्त करना क्या चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, हमें ये बतानी है। इस कविता में कवि निराला ने अपनी पुत्री की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न पीड़ा एवं एक पिता के हृदय का प्रलाप व्यक्त किया है। यानी कि एक पिता के सामने उसकी संतान का चला जाना बहुत बड़ा दुख होता है। अब यहाँ पे क्या था त्रिपाठी जी के साथ में, निराला जी के साथ में, कि उनकी जो पुत्री थी ये वही उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी। अर्थात उससे पहले उनकी पत्नी इनको छोड़कर चली गई, सिर्फ इनकी पुत्री बची थी, लेकिन उसकी भी असमय ही मृत्यु हो गई। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखित हो गए। तो पहले ही दुखित थे पत्नी के जाने से, पुत्री भी चली गई उससे भी दुखित हो गए। तो उस सारी वेदना को उन्होंने इस कविता में निकाल के रखा है। कवि निराला को पुत्री के विवाह के क्षणों की स्मृतियों में कभी शकुंतला तो कभी उनकी पत्नी याद आती है।
तो मतलब जब पुत्री तैयार बैठी है तो वो जो दुल्हन के रूप में वो उसको अपनी पत्नी भी दिख रही है, शकुंतला भी दिखाई दे रही है। किस तरीके से शकुंतला के विवाह और इनकी पुत्री सरोज के विवाह में कितनी सिमिलैरिटी है, ये चीज भी उन्होंने यहाँ पर व्यक्त करी है। आर्थिक कष्टों से घिरे होने के कारण वे अपनी पुत्री का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों को तोड़कर दहेज एवं आडंबर के बिना अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से करते हैं। अब निराला जी आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न नहीं थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ज्यादा शोर शराबे से नहीं किया। मतलब होता है ना, बहुत सारे गेस्ट को बुलाया जाता है, बहुत सारे रीति रिवाज किए जाते हैं, तो वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो है वो अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से किया है। वे अपने ससुराल वालों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं। इस कविता में आपने देखा है कि वो किस तरीके से बता रहे हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वो अपने नाना नानी के घर और मामा के यहाँ उनकी ही पुत्री उनकी लाडली बनकर पली। तो इस बात को भी वो आभार व्यक्त कर रहे हैं कि मैं जो है अपनी पुत्री को नहीं पाल पाया, लेकिन आपने उनको वो प्यार दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृविहीन पुत्री का लालन पालन अत्यंत स्नेह एवं प्रेम से किया था। वह पुत्री के निधन का कारण अपनी अकर्मठता को मानते हैं कि वो कर्मठ नहीं थे, यानी कि उन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए कि वो पुत्री इनके साथ रहती, इसलिए वो उनको छोड़कर चली गई। अंत में वे अपने सभी सदकर्मों के फल उसे अपनी दिवंगत पुत्री के तर्पण में देते हैं। अब तर्पण देते समय होता क्या है, मोस्टली जो संस्कारों में होता है, जब हम किसी मृत व्यक्ति का तर्पण करते हैं तो उसे अपने आने वाले जो अब वो दूसरी योनि में जहाँ पे भी जाएगी, जो जहाँ पर भी उसका जन्म होगा, उस योनि में वो अच्छे से रहे, अच्छा जीवन प्राप्त करे, इसकी कामना के साथ उसको विदा करते हैं। तो उन्होंने तर्पण के रूप में जो है वो अपने सारे सदकर्म उसको दे दिए, यानी कि मैंने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म किए हों वो मेरी पुत्री को जाकर लगे और उसका अगला जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा हो। तो ये पूरी कविता में ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो बेसिकली ये एक हम बोलेंगे शोक गीत है, क्योंकि पुत्री की मृत्यु के बाद लिखा गया ये गीत है। प्रश्न संख्या 3 है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने आत्मकथन दुख ही जीवन की कथा रही की वेदना को स्पष्ट किया है, यानी कि उनके जीवन में दुख ही जो दुख रहा, ये चीज की तकलीफ वो व्यक्त कर रहे हैं। अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, आलोक में कवि हृदय की पीड़ा का वर्णन कीजिए, सरोज स्मृति कविता का मूल भाव बताइए। अब निराला जी के साथ क्या रहा, उनके जितने भी अपने प्रियजन रहे वो एक एक करके उनको छोड़कर चले गए। अब यहाँ छोड़कर चले जाने का मतलब है उनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी की भी हो गई, बेटी की भी हो गई, और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। तो उन्होंने इस पूरे उसमें बताया कि मेरे जीवन में दुख ही दुख रहे हैं, ये चीज़ वो व्यक्त कर रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। तो देखिए क्या है, सरोज स्मृति कविता में वास्तव में कवि निराला के शोक संतप्त हृदय का मार्मिक उद्गार है, यानी कि वो कितने ज्यादा दुखी हैं इस बात को वो व्यक्त कर रहे हैं। एक तो देखिए ना, अपनी संतान का चले जाने का, और उसे हम पूरी तरीके से उतना सारी चीजें नहीं दे पाए जो हम जिसका वो हकदार था, तो ये सब चीजें उनको अंदर से बहुत ज्यादा तोड़ रही थी। इसको उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है, जिसमें एक एक शब्द पूरा दर्द से भरा हुआ है। उनकी जीवन कथा दुखमय रही थी। बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक उनका जीवन आर्थिक संकट एवं उनके नितांत अपने प्रियजनों की हो रही लगातार मृत्यु के कारण हुए विछोह के कष्टों से भरा हुआ था। तो जो खुद निराला जी हैं, उनका बचपन से लेकर युवा अवस्था तक उनका जीवन एक तो आर्थिक संकट में बीता, फिर उसके बाद उनके जो सभी प्रियजन थे, जैसे माता पिता भाई बहन जो भी उनके नजदीकी रहे हो, ये मेंशन नहीं किया कि कौन है, वो सभी एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये उन्होंने बचपन से लेकर युवा अवस्था तक ये सारे कष्टों को उन्होंने झेला। कवि निराला इन सब कारणों से अपने आप को भाग्यहीन मानते हैं, मतलब ना उन्हें धन प्राप्त हुआ, ना परिवार वालों का प्यार प्राप्त हुआ, इसलिए वो उनका बोलते हैं कि मेरे साथ भाग्य रहा ही नहीं। उनके जीवन की एकमात्र सहारा उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु ने उन्हें पूर्ण एकाकी कर दिया। अब उनकी युवावस्था तक उनके सारे प्रियजन चले गए, उनकी
पत्नी भी चली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। सिर्फ एकमात्र सहारा उनकी पुत्री बची थी, अब वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब वो जीवन में बिल्कुल अकेले हो गए हैं। वे अपनी दुख कथा को किसी से कह भी नहीं पाए थे। अब इतना ज्यादा उनके अंदर दुख था कि वो किससे बांटे। हम अपना दुख अपनों से बांटते हैं, जब अपने बचे ही नहीं तो हम किससे बांटे, तो वो किसी से बांट ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दुखों की श्रृंखलाओं ने उनके मन को इस तरह आहत दिया था कि वे अपनी बात किसी से कह भी नहीं पाए। दुख की श्रृंखला यानी कि एक के बाद एक चीज घटित होती जा रही थी, हर एक के बाद दुख आता ही जा रहा था। तो वो इससे ज्यादा परेशान हो गए कि किससे वो बात कहें, ये वो समझ ही नहीं पा रहे थे। कवि निराला का हृदय विशाल एवं उदार है। वे अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु का कारण अपने कर्मों को ही ठहराते हैं। कहते हैं, मेरे जीवन का जो एकमात्र सहारा मेरी पुत्री सरोज थी, उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात उसका प्यार मेरे जीवन में नहीं लिखा था। ये जरूर ही मेरे द्वारा कुछ ऐसे कर्म किए गए होंगे जो वो मेरे साथ नहीं रही। वे धर्म के पथ पर चलते हुए जीवन के कष्टों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहते हैं तथा अपने सदकर्मों के फल से अपनी पुत्री का तर्पण करना चाहते हैं। तो अंत में वो क्या कहते हैं कि मैं अपने सारे सदकर्म जो हैं वो अपनी पुत्री को दे रहा हूं। प्रश्न संख्या 4 है, स्पष्ट कीजिए कि सरोज स्मृति कविता एक शोक गीत है। अब आपको ये चीज साबित करनी है कि ये तो हमें पता है कि उन्होंने उनकी पुत्री की मृत्यु के बाद लिखा है, तो मृत्यु का दुख जहां भी व्यक्त होगा वो शोक ही होगा। अब आपको यहाँ पर उन कुछ पंक्तियों, कुछ घटनाओं को लिखकर ये व्यक्त करना है कि ये एक शोक गीत है। अर्थात करके अथवा करके लिखा हुआ है। सरोज स्मृति कविता उन विशेषताओं पर गौर कीजिए जो उसे मर्म स्पर्शी रचना बना देता है। मर्म स्पर्शी यानी कि जो ऐसा जो हमारे हृदय को टच कर जाता है। तो जहां दुख होगा, जहां तकलीफ होगी, वो जाहिर सी बात है हमारे हृदय को टच ही करेगी। सरोज स्मृति कवि निराला के शोक संतप्त हृदय का मार्मिक और हृदय स्पर्शी रचना है। क्यों? क्योंकि भाई इससे बहुत दुखित हैं, इसलिए उन्होंने अपने सारे दुख को इसमें निकाल कर व्यक्त कर दिया है। यह पाठकों के मन में करुणा भाव उत्पन्न करती है। जब हमने ये कविता पढ़ी तो हमको भी तकलीफ हुई, उनके दुख को हमने भी फील किया ना। जब हम लोग पढ़ रहे थे पहली बार इस कविता को, तो हमने ये महसूस किया कि कितने ज़्यादा बेचारे दुखी रहे होंगे, उनकी पुत्री उनको छोड़कर चली गई। विधाता ने कवि निराला के आत्मीय स्वजनों की मृत्यु के माध्यम से छीनकर उसके जीवन को अत्यंत मार्मिक बना दिया। तो उनके जितने भी प्रियजन थे वो सभी उनसे एक एक करके विधाता ने छीन लिए। तो उनका जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखों से ग्रसित हो गया। शोकाकुल कवि की लेखनी इस शोक गीत की रचना करने को बाध्य हो गई। अब उनके जीवन में क्या बचा? शोक ही शोक बचा। उनके सब कोई चला गया। तो अंत में क्या हुआ, जब कवि जो चीज महसूस करता है वही अपनी रचनाओं में लिखता है। सिंपल सी एक सीधी सी एक बात है। उसके आसपास उसके जीवन में जो चीज घटित हो रही होती है वही वो कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब निराला जी के जीवन में क्या बचा? सिर्फ शोक बचा, कुछ तो और बचा नहीं। तो उन्होंने वो हमारे सामने व्यक्त कर दिया। तो उसी शोक को हमने यहाँ पर शोक गीत के रूप में पढ़ा है। विछोह की व्यथा ने कवि की पीड़ा को असहनीय बना दिया। पत्नी एवं अन्य स्वजनों की मृत्यु से व्यथित कवि निराला अपनी पुत्री सरोज को अपने जीवन का एकमात्र सहारा मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु उनके अंतिम सहारे को क्रूर विधाता ने उनसे छीन लिया। उनके शोक की सीमा ना रही तथा वे शोक सागर में डूब गए। उनके सारे प्रियजन उनसे दूर हो गए, पत्नी भी दूर हो गई, लेकिन तब भी वो किसी तरीके से इस दुख को झेल कर जी रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी पुत्री उनके पास थी। इसी को सहारा मानकर वो जीते चले जा रहे थे, लेकिन वो भी उनसे विछोह हो गई, अर्थात उसको भी मृत्यु प्राप्त हो गई। तो अब उसके मृत्यु प्राप्त हो जाने के बाद वो जो अभी तक अपने शोक को अपने दिल में दबाए थे, वो एक सहारे के सहारे जी रहे थे, वो सहारा चले जाने के बाद पूरी तरीके से वो शोक में डूब गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, और यही चीज उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। प्रश्न संख्या 5 है, अभिज्ञान शकुंतलम की शकुंतला और सरोज के विवाह में क्या अंतर है? अभिज्ञान शकुंतला की जो शकुंतला है उसका विवाह हुआ और जब सरोज का विवाह हुआ, तो इसमें
क्या फर्क था, अंतर क्या था? देखिए, एक सिमिलैरिटी इसमें ये बताई गई थी कि दोनों की माताएं नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत सारे अंतर थे। ठीक है, देखिए क्या है। अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका शकुंतला अपने पालित पिता कवंडे की अनुपस्थिति में दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह किया था। सरोज का विवाह उसके पिता के सुयोग्य वर खोजकर पारंपरिक पद्धतियों से किया गया था। तो शकुंतला ने दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह किया था, जिसमें कमंड ऋषि को भी पता नहीं था। वो तो बाद में जब पता चला तो उन्होंने आशीर्वाद वगैरह दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर सरोज के लिए जो वर ढूंढा गया था, वो किसने ढूंढा था? खुद उनके पिता ने ढूंढा था और सभी रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह किया था। शकुंतला के विवाह में वर वधु के अतिरिक्त वर्ण प्रकृति अंग साक्षी थे। सरोज के विवाह में उनके पिता उपस्थित थे एवं उनका विवाह उनके घर में हुआ था। तो यहाँ पर दूसरा अंतर क्या था? प्रकृति थे, सभी जितने भी देवता वगैरह वो सब उपस्थित थे। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर उनका घर के अंदर हुआ था और उनके सभी रिश्तेदार मौजूद थे। ये एक भी अंतर था। प्रश्न संख्या 6 है, शकुंतला व सरोज की मां उन दोनों के विवाह के समय उपस्थित क्यों नहीं थी? देखिए, आप सभी को पता है कि शकुंतला की जो माता थी वो एक अप्सरा थी, जो शकुंतला की पैदाइश के बाद उन्हें कवंड ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई थी। और उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ? दूसरी तरीके से सरोज की माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो विवाह में उपस्थित नहीं थी। तो देखिए क्या है, शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। मेनका शकुंतला को जन्म देने के बाद उसे कवंड ऋषि के आश्रम के पास छोड़कर देवलोक चली गई थी। वहां मानवी नहीं देवलोकों की अप्सरा थी, तो वो अब वहां पर वो अपनी पुत्री को नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वो एक मानवीय थी। तो इसलिए उन्हें उसे भूलोक पर ही छोड़ना पड़ा। वो देवताओं की अप्सरा थी तो वो सिर्फ वही जा सकती थी। सरोज की मां सरोज के बचपन में ही स्वर्गवासी हो गई थी, अतः उन दोनों की माताओं का उनके विवाह के समय में उपस्थित होना संभव नहीं था, क्योंकि वो एक कहते हैं अप्सरा थी देवताओं की, तो उनका स्वर्ग में निवास था, इसलिए वो पृथ्वी पे नहीं आ सकती थी। दूसरा, यहाँ पर जो है वो सरोज की माता का देहांत हो गया था, इसलिए वो विवाह में उपस्थित नहीं हो सकती थी। प्रश्न संख्या 7 है, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता में तेरा तर्पण। उक्त कथन में पीछे छिपे वेदना और विवशता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तर्पण करते समय जो है वो उन्होंने अपने सभी सदकर्म अपनी पुत्री को दे दिए, निराला जी ने, कि भाई मैं तर्पण करते समय जो है अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपने सारे अच्छे कर्मों को तुम्हें तर्पण के रूप में प्रदान करता हूं। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत कथन कवि निराला की वेदना और विवशता का परिचायक है। उनकी पुत्री का असामयिक मृत्यु हो गई थी, मतलब अब यंग एज में थी, वो समय उसकी मृत्यु का नहीं था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। कवि निराला के मन में यह भावना उठती है कि उन्होंने अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं किया, अर्थात जब वो हुई उसकी माताजी चली गई, अब वो पालने में अक्षम थे, वो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने ससुराल में दे दिया, अर्थात उनके नानी के यहाँ उनको पालने के लिए दे दिया। तो उन्होंने जब विचार किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने बेटी के लिए तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, उससे वो दुखित थे। वे कह रहे थे कि वे अपने विगत कर्मों के अर्पण द्वारा उसका तर्पण करते हैं, यानी कि जो कोई भी अच्छे कर्म उन्होंने किए हैं वो सभी कुछ वो अपनी पुत्री के तर्पण में देते हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि लोग श्राद्ध के अवसर पर विभिन्न वस्तुओं को दान में देते हैं, यानी कि जब श्राद्ध करते हैं तो देखिए भोजन है, वस्त्र है, बर्तन है, बहुत सारी चीजें दान में देते हैं, लेकिन उनके पास इस अवसर पर तर्पण के समय देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ये सारी चीजों को जुटा पाते, इसलिए वो ये सारी चीजें नहीं दे सकते, दान में विभिन्न प्रकार की चीजों को वो नहीं दे सकते थे। अतः वे अपने संचित कर्मों से बेटी का तर्पण करते हैं, यानी कि उन्होंने जो अच्छे कर्म अपने लिए अर्जित किए हैं वो उन्हीं को अपनी बेटी को दे देते हैं। इस कथन के पीछे कवि की विवशता और पीड़ा व्यक्त होती है। पीड़ा तो ये है कि उन्हें अपने बच्चे का तर्पण करना पड़ रहा है, एक ये तकलीफ है, और विवशता ये है कि उनके पास अर्थ नहीं, अर्थात धन नहीं है जिसमें वो उसके जो है अंतिम क्रिया भी अच्छे से कर पाए।
ये विवशता दिखाई देती है। तो दोनों ही ये चीजें यहाँ पर उनके इस वक्तव्य यानी कि कन्ने गत कर्मों का अर्पण करता मैं तेरा तर्पण, इसके माध्यम से उन्होंने व्यक्त करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निराला की कविता सरोज स्मृति की काव्य पंक्ति दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कही, के आलोक में कवि हृदय की पीड़ा का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो उन्होंने जो ये पंक्ति कही है ना, क्या कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कही, अर्थात उनके जीवन में बहुत सारे दुख रहे, बहुत सारी तकलीफें रही। हमने दुख के बारे में आपको बता ही दिया कितना दुख रहा। तो ये सारे दुख उन्होंने कहे नहीं, लेकिन आज क्या है वो सारी चीज़ें कही जा रही हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं कही थी। इसका कारण ये था कि भाई उनकी एकमात्र जो सहारा था सरोज, जब वो चली गई तब उन्हें जीवन में ये बहुत ज़्यादा दुख को झेलना पड़ा। अभी तक जो जा रहे थे उसके बाद एक के बाद कोई ना कोई उनके जीवन में बना हुआ था, लेकिन अब जो आखिरी सहारा सरोज थी, जब वो चली गई तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। इस काव्यांश में कवि निराला का जीवन संघर्ष मुखरित हुआ है। सॉरी, कवि कहता है कि मैंने अपनी स्मृतियों को काफी लंबे समय तक हृदय में संजोए रखा, परंतु अब मैं अत्यधिक व्याकुल हो गया हूं कि मतलब इतने तकलीफ आती रही, दुख आते रहे, उनको हमने अपने अंदर ही रखा, लेकिन अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अतः उसे प्रकट कर रहा हूँ। मेरा तो सारा जीवन ही दुखों की कहानी बनकर रह गया है। मैं अपने दुख की कथा को आज इस कविता के माध्यम से प्रकट करता हूँ, जिसे मैं आज तक नहीं कह पाया। तो मतलब जो दुख मेरे पास थे, भाई हमेशा से दुख रहे, लेकिन उन दुखों को मैंने हमेशा अपने अंदर रखा, लेकिन आज बहुत व्याकुल हूँ और वो मैं आज प्रकट कर रहा हूँ। तब भी मेरा सिर इसी मार्ग पर झुका है, मेरे कर्म पर वज्रपात भी हो जाए, यानी कि जो मेरे काम है, जो कुछ भी है, उस पर वज्रपात का मतलब कि पूरी तरीके से उसको रोक देना हो जाए, तो भी मेरा सिर इसी मार्ग पर झुका रहेगा। मैं अपनी मानवीय धर्म की रक्षा करता रहूँगा, मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। यदि अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए मेरे समस्त सत्कर्म शीत के कमल दल की भांति नष्ट हो जाएं, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। तो उन्होंने इस पूरे जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, उससे ये तो हमें पता चला कि उनके जितने भी परेशानी रही, जो कोई भी रहा, उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन एक लिमिट सरोज की मृत्यु के बाद ये आई कि अब उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो अब उन्होंने उसको लिखने के लिए सोचा, तो अब उनको लिखने से कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। प्रश्न संख्या 9 है। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़िए और इनमें निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पास कुछ पंक्तियाँ आ रही हैं, इनको हमें पढ़ना है और इन पर आधारित जितनी भी पंक्तियाँ हैं उनके काव्य सौंदर्य को करना है। काव्य सौंदर्य आपको पता है कि पहले भाव कला पक्ष बताएंगे और फिर उसके बाद हम शिल्प पक्ष बताएंगे। तो यहाँ पर जो पंक्ति दी है देखिए क्या है, नत नयनों से आलोक उतर कापा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती मेरे बसंत की प्रथम गीती। अब क्या है, सरोज दुल्हन बनी हुई है, उनकी पुत्री दुल्हन बनी हुई है और उसके चेहरे पर और उसके आंखों में एक अजीब सी चमक है जो उसके होठों पे उतर आई है और होठ जो हैं वो थर थर करके कांप रहे हैं। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मैंने उसको जिस रूप में देखा है ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बसंत की प्रथम गीती, अर्थात जब मैंने अपनी प्रिया यानी कि अपनी पत्नी को पहली बार जिस रूप में देखा था, आज वही रूप सौंदर्य मुझे अपनी बेटी में दिखाई दे रहा है। तो देखिए भाव सौंदर्य, अपनी पुत्री सरोज के विवाह के अवसर पर कवि निराला को ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्री की लज्जा और संकोच से झुकी आंखों में एक नवीन प्रकाश उतर आया है। इसी कारण उसके अधरों पर एक स्वाभाविक कंपन हो रहा है। लड़कियां जब दुल्हन बनती हैं तो उनके अंदर एक थोड़ा सा डर घबराहट होती है अंदर ही अंदर, तो वो जिसको बयान नहीं करती। यहाँ पर उसके उसी जो डर है, जो एक सकुचन है, वो सभी उसके होंठ कांप रहे हैं उससे। उस समय कवि देखता है कि उसके जीवन के बसंत की प्रथम गीति की प्यास उस मूर्ति पुत्री में साकार हो उठी है। कवि को उस समय अपनी प्रिया का स्मरण हो आता है।
अर्थात अब यहाँ पर जो इन्होंने बताया है ना, मेरे बसंत की प्रथम गीत थी, तो बसंत ऋतु जो है ना जब आई थी, तो उस समय इनकी प्रिया इनके साथ थी। उस समय जब प्रिया साथ थी तो इन्होंने अपने बसंत को सही तरीके से समझा था और जाना था। तो यही चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि जब मैंने अपनी प्रिया को पहली बार देखा था, वो जिस रूप में दिख रही थी, आज वही रूप मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए क्या होगा। स्मृति बिंब साकार हो उठा है, यानी स्मृति बिंब यानी कि यादें आई हैं, उन्हें अपनी पत्नी याद आई ना, तो क्या हुआ, उनको अपनी याद जो पिछले समय अपनी पत्नी की यादें आ रही है, इसलिए इसको स्मृति बिंब कहा गया है। नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है, मूर्ति धीति में मानवीयकरण है। इस संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्द चयन अत्यंत सटीक है। कविता छंद बंधन से मुक्त है। छंद इसमें आपको नहीं दिखाई देंगे कहीं पे, क्योंकि देखिए तुक हमको नहीं दिख रहे, तो यहाँ सीधे बताई दे रहा है कि छंद से मुक्त कविता है ये। प्रश्न संख्या 10, यहाँ पे भी एक काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों बताना है, अर्थात काव्य सौंदर्य हमें बताना है। पहले हम पंक्तियां पढ़ते हैं। श्रृंगार रहा हो निराकार रस कविता के उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी प्रिया को याद करते हुए बता रहे हैं, प्रिया अर्थात अपनी पत्नी को याद करते बता रहे हैं कैसे उन्होंने उसके साथ अपना जीवन बिताया था। पुत्री की शादी के वक्त उन्हें ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। पुत्री सरोज के विवाह के अवसर पर कवि निराला अपनी पुत्री को संबोधित करता है कि अब तक मैंने अपनी कविताओं के श्रृंगार रस वर्णन में सौंदर्य के जिस निराकार भाव की अभिव्यक्ति की है, वही भाव तुम्हारे रूप सौंदर्य में दिखाई दे रहा है। अर्थात जब उन्होंने पहले कविताएं करी तो वो अपनी प्रिया की याद करते हुए उस सभी सौंदर्यपूर्ण कविताओं की रचना करते आए, लेकिन आज जो है वही सौंदर्य इन्हें अपनी पुत्री में दिखाई दे रहा है। उस समय कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी का स्मरण हो आता है। कवि ने पत्नी के साथ मिलकर जिस प्रेम गीत को गाया था, यानी कि जब उनसे प्यार किया था, वह आज भी उनके प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा है। तो जो वो अपनी प्रिया से जितना प्यार करते थे, वो प्यार आज भी उनके अंदर मौजूद है, ये इस चीज़ को बता रहे हैं। शिल्प सौंदर्य देखिए क्या है। निराला जी की कल्पना शक्ति का चमत्कार देखते ही बनता है। अब उन्होंने देखिए यहाँ पे कैसा है, अपने जीवन में करी हुई सभी रचनाओं को अपनी पत्नी के साथ जोड़ा, अपनी पत्नी को उन्होंने अपनी पुत्री के साथ जोड़ा, वो सारी चीज़ों को एक दूसरे से संबंध किया, तो वो जो चीज़ें सोच रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रृंगार रस का मूर्तिमान स्वरूप वंजित है। श्रृंगार रस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम को अभिव्यक्त किया जा रहा है, वो अपने और अपनी पत्नी के बीच के प्रेम को बता रहे हैं, इसलिए श्रृंगार रस है। स्मृति बिंब का साकार हो उठा है, क्योंकि वो यादों में निकल के आया है। राग रंग में अनुप्रास अलंकार है, मानवीयकरण भी हुआ है। भाषा सरल और सुबोध है, शब्द चयन सटीक बन पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो एक एक शब्द उन्होंने लिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चुना है। प्रश्न संख्या 11 है, सरोज स्मृति कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। आखिर इस कविता में उन्होंने हमें किस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करी है। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले कि सरोज स्मृति एक शोक गीत है, तो इस पूरी कविता में हमने क्या जाना है, वो अपनी पुत्री के दुख में बहुत ही ज़्यादा डूबे हुए हैं, तब उन्होंने इस कविता की रचना करी। और इस कविता की रचना करते हुए उन्होंने अपने अतीत तक को खंगाल के हमारे सामने रख दिया। उनके जीवन में जो जो दुख आए, उनके प्रियजन उनसे बिछड़ गए, फिर उनकी पत्नी बिछड़ गई, पुत्री को उनके नाना ननिहाल में पाला गया, फिर सब कुछ जुटा के उन्होंने अपनी पुत्री की शादी करी और आज वो भी उनको छोड़कर चली गई। तो एक के बाद एक दुख जो है उनके अंदर आता गया, तो वही उन्होंने इस कविता में हमें बताया है। ये कविता निराला जी की दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृतियों पर आधारित है। यह एक शोक गीत है। इस कविता में कवि ने पुत्री की असामयिक मृत्यु के बाद पिता के हृदय की पीड़ा एवं उसका प्रलाप व्यक्त किया है। कवि को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी पत्नी की। वह विवाह की पारंपरिक रीति तोड़कर अपनी पुत्री का विवाह दहेज एवं आडंबर के बिना करता है। अब होता है ना कि जब अपने बच्चों का विवाह होता है तो सारे रीति रिवाज जितना कुछ हम दे सकते हैं सब कुछ देते हैं,
लेकिन निराला जी के पास क्या था, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए। वह अपनी कर्मठता को भी व्यक्त करता है। वो बताता है कि हम इतने कर्मठ नहीं थे, शायद इसी कारण तुम मुझे छोड़कर चली गई। अंत में वह अपने सभी कर्मों से अपनी पुत्री का तर्पण करता है। तो तर्पण करते समय जो भी संस्कार किए जाते हैं उनके लिए भी धन खर्च होता है। अब मुसीबत यह है कि निराला जी के पास वो धन नहीं है, तो अब उस कंडीशन में वो करे तो क्या करे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी अच्छे कर्म मैंने अपनी लाइफ में किए हैं वो सभी का मैं तर्पण करता हूँ, अर्थात उनको मैं आशीर्वाद रूप में तुम्हें देता हूँ, ताकि तुम नए जीवन को जो शुरू करो उसमें ये सारे सदकर्म तुम्हारे काम आए। तो ये पूरा प्रतिपाद उन्होंने दिया कि किस तरीके से पुत्री का, पत्नी का सारा शोक है उनके पास, उनकी आर्थिक स्थिति की तकलीफ है, और सब कुछ उन्होंने यहाँ पर निकाल कर अपने दुख की जितनी भी कारण थे उन सभी को यहाँ पर रखा है। प्रश्न संख्या 12 है, कवि निराला की कविताओं में श्रृंगारिक कल्पना किस रूप में साकार हुई है? सरोज स्मृति कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, श्रृंगारिक कल्पना जो होती है, इन्होंने एक तो होता है श्रृंगार रस, पहला तो ये समझिए, श्रृंगार रस वहां होगा जहां पर वो अपनी और अपनी पत्नी के प्रेम को लेकर बात कर रहे होंगे। और दूसरा श्रृंगारिक कल्पना क्या हुई, वो जब उनकी पुत्री जो है वो दुल्हन रूप में बैठी है, तो उसके श्रृंगार की जो उन्होंने वर्णन किया है, जो चीज़ें बता रहे हैं वो सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए क्या है, कवि निराला ने अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया है वह अनुपम सौंदर्य कल्पना रूपी आकाश से उतरकर पृथ्वी पर मूर्तिमान हो उठा। अब कैसे हुआ, कल्पना रूपी आकाश से वो पृथ्वी पर मूर्तिमान हुआ। अब वो मूर्तिमान उनके जीवन में दो रूपों में हुआ, एक पत्नी और दूसरे पुत्री के रूप में। कवि के राग रंग के श्रृंगारिक कल्पनाएं रति के समान आकर्षक व दिव्य सौंदर्य लिए हुए उनकी पुत्री सरोज के रूप में साकार हो उठी। तो उनकी पुत्री जो है वो रति के समान सौंदर्य लग रही थी। तो यहाँ रति को जो है वो एक अप्सरा है, और सौंदर्य की कहते हैं बहुत सुंदर नहीं वो, तो किसी की अगर बहुत ज़्यादा सुंदरता की हम तारीफ करते हैं तो उसे रति से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर वो रति सौंदर्य को इन्होंने सरोज के साथ कंपेयर किया है। तो आपको मैंने यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताई हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। एक तो श्रृंगारिक कल्पना जो इन्होंने अपनी पुत्री के रूप में देखी, दूसरा था श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति जो वो अपनी पत्नी को याद करते हुए अभिव्यक्त करे। तो क्वेश्चन में जब ये श्रृंगार शब्द आए तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो पूछ क्या रहे हैं, श्रृंगार रस पूछ रहे हैं या श्रृंगारिक कल्पनाएं पूछ रहे हैं। उस हिसाब से आपको 2 अलग अलग चीज़ें बतानी पड़ेंगी। श्रृंगार रस हमेशा जो है वो प्रेम रस माना जाता है, कि जब नायक नायिका या कोई भी दोनों आपस में प्रेम लाप करते हैं तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो जहाँ पर कवि अपनी पत्नी को याद करते हुए, उसके प्रेम को याद करते हुए, अपने बीच हुए रिश्तों को याद करते हुए चीज़ों को बता रहे हैं, तो उस जगह श्रृंगारिक रस जो है वो आपका उद्वेलित होगा। लेकिन जहाँ पर श्रृंगारिक कल्पनाएं आएंगी वहाँ पुत्री आएगी, क्योंकि पुत्री जो है सामने साकार रूप में वो सज धज के उनके बैठी हुई थी विवाह के मंडप में। प्रश्न संख्या 13 है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, आलोक में हृदय की पीड़ा का वर्णन कीजिए। अब इस पंक्ति के माध्यम से हृदय में जो पीड़ा हो रही है वो बताना है। महाकवि निराला को आजीवन संघर्षरत रहना पड़ा, वो जीवन भर अभावों को झेलते रहे। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों की बुराई करने के कारण उन्हें स्वजातीय बंधुओं और समाज की अवहेलना झेलनी पड़ी। अब उन्होंने जो कविताएं लिखी उनमें समाज में जो कुरीतियां फैली थी, जो रूढ़ियां फैली थी, हमेशा उसके बारे में लिखा, उसकी अवहेलना करी कि नहीं मानना चाहिए। इसकी वजह से उनके ही समाज के लोगों ने उनका जो है उनको एक तरीके से इग्नोर किया, उनसे बात नहीं करना, इस तरीके से उन्हें निकाला। एक एक कर अपने निकट संबंधियों, पत्नी की मृत्यु ने उन्हें दुख में डुबो दिया। एक तो समाज ने उनको अपने से अलग किया, फिर दूसरी बात उनके जितने भी अपने लोग थे, अपने सगे संबंधी, वो धीरे धीरे करके उनको छोड़कर चले गए, जिसमें उनकी पत्नी भी थी, माता पिता भी थे और अंत में पुत्री भी हुई। किंतु अपनी एकमात्र पुत्री सरोज की मृत्यु ने उन्हें अंधर तक हिला दिया। पत्नी की मृत्यु के बाद उनका सहारा उनकी
पुत्री थी, लेकिन पुत्री के भी मर जाने के बाद जो है वो पूरी तरीके से दुख में डूब गए। वे इतने दुखी थे कि चाहकर अपनी व्यथा को कह नहीं पा रहे थे। उसने केवल यही कहा जा सका रहा था कि दुखों में आजीवन पलना ही उनकी समस्त कथा रही। यानी कि वो सारा जीवन जो है वो क्या हुए, वो दुखों में पले। वो कथा उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन आज वो लिखने के लिए मजबूर हैं और अपने दुख को बयां कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 है, सरोज स्मृति कविता में कवि निराला की वेदना के सामाजिक संदर्भों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक पर्सनल लेवल होता है, एक सार्वजनिक लेवल होता है कि हम पर्सनल तौर पे कभी कभी अपनों से ही दुखित हो जाते हैं, एक होता है समाज के तौर पे दुखित होते। तो यहाँ पर आपको सामाजिक संदर्भों को स्पष्ट करना है। तो अब इसमें जो है ना, समाज में भाई सभी रहते हैं, पुत्री है, पत्नी है, हम खुद हैं, सभी कुछ रहता है। तो वो भी आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बयां करना पड़ेगा। ये नहीं कि समाज द्वारा जो दुख मिले वही बताना है, ये दुख उन्होंने समाज को बताए भी हैं, तो वो भी एक रूप आपको बताना पड़ेगा। सरोज स्मृति कविता एक शोक गीत है। यह गीत निराला जी की दिवंगता पुत्री सरोज पर केंद्रित है। ये कविता निराला के कवि हृदय का विलाप है। विलाप अर्थात दुख है, उसको वो प्रकट कर रहे हैं। निराला की वेदना दोहरी है। पिता निराला का विलाप उसे पत्नी शकुंतला की याद उभार देता है। तो जो है ना, सामने पुत्री है, पुत्री को याद कर रहे हैं, याद करते करते उन्हें पत्नी की भी याद आ जाती है और वो शकुंतला के माध्यम से इस चीज को व्यक्त करते हैं। कवि को अपनी पुत्री सरोज के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, पत्नी की छाया ही उसकी पुत्री में है, तो वो जैसी दिख रही है इस समय दुल्हन के रूप में, वो वैसे ही अपनी पत्नी को भी देख चुके। तो आज वो देख रहे हैं कि वो जैसे हमने पहली बार अपनी पत्नी को दुल्हन के रूप में देखा था, आज वो वैसी ही दिखाई दे रही है। इस कविता में कवि ने एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष के साथ साथ समाज से उसके संबंध, अपनी पुत्री के प्रति कुछ ना कर पाने तथा अपनी अकर्मठता के बोध को उजागर हुआ है। यानी कि एक तो वो पिता जो है वो पुत्री के प्रति प्रेम को दिखा रहे हैं, दूसरा ये जो सारा कुछ घट रहा है इसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक इसकी भी व्यथा उन्होंने व्यक्त की है। ये कविता केवल एक भाग्यहीन पिता की वेदना की अभिव्यक्ति ही नहीं, वरन समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले युग चेता निराला के प्रति समाज की उपेक्षा को भी व्यंजित करती है। कि किस तरीके से उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई मेरी ही पुत्री जो खत्म हुई, मैं उसकी तकलीफ को झेल रहा हूँ। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैं किस तरीके से समाज ने उनकी उपेक्षा करी। जब वो इतने दुखों को झेल रहे थे, इतने महान कवि थे, तो समाज को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन समाज भी कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये सारे दुख उनके जो थे एक अपने पर्सनल लेवल पे थे, उनको झेल रहे थे, लेकिन आप सामाजिक लेवल पे देखोगे तो समाज ने उन्हें किसी तरह के कोई सपोर्ट नहीं किया। एक हम लोग अनजान लोगों को भी हेल्प करते हैं, ये होता है, लेकिन यहाँ पर तो जो निराला जी थे वो बहुत फेमस कवि थे, उनके जीवन में अगर इतना तकलीफ थी तो लोगों को उनको हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन वो हेल्प उनकी किसी ने नहीं करी। इस वेदना को भी उन्होंने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करी है इस कविता में। प्रश्न संख्या 15 है, सरोज स्मृति कविता में स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा गया है? अब भाग्यहीन, उनके भाग्य में जो कोई भी आया वो उससे दूर चला गया, उनको हमेशा दुख मिला, तकलीफ मिली, पुत्री हो, पत्नी हो, संबंधी हों, सभी कुछ उनसे दूर चले गए, आर्थिक स्थिति खराब रही, समाज ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने जो कविताएं लिखी उसमें रूढ़ियों और परंपराओं को लेकर बहुत ही उन्होंने व्यंग किया, तो जिसकी वजह से जो उनके ही समाज के लोग थे उन्होंने उनको जो है नकारा कि नहीं ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो हर एक कदम पर हो रही चीज़ों के कारण उन्होंने अपने आप को भाग्यहीन ही ठहराया है। सरोज स्मृति कविता में कवि ने स्वयं को भाग्यहीन कहा है। वह ऐसा इसलिए कहता है कि वह एक असहाय पिता बन के रह गया, क्योंकि एक पुत्री उनके सामने चली गई और वो कुछ नहीं कर पाए। वह अपनी पुत्री सरोज के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह ना तो सही ढंग से पालन पोषण कर पाया, ना ढंग से उसका विवाह ही कर पाया। मैंने बताया ना, आर्थिक तौर पर वो सक्षम नहीं थे।
तो अब पत्नी के मर जाने के बाद पुत्री इतनी छोटी थी कि उसका लालन पालन वो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने ससुराल में उनको दे दिया, यानी कि उनके नाना नानी के यहाँ, वहाँ वो पली, तो पालन पोषण नहीं हो पाया। फिर जब विवाह की कंडीशन आई तो विवाह में क्या हुआ कि इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी अच्छी कि वो विवाह भी कर पाते, तो इस चीज़ में उनको बहुत अफसोस रहा, इसीलिए वो हर जगह अपने आप को भाग्यहीन कहते हैं। उसकी अंतिम अवस्था में भी वह पुत्री को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसे अपनी भाग्यहीनता और कर्मठता का बड़ा पछतावा होता है। पुत्री सरोज ही उसका एकमात्र संबल था, पर वह उसकी रक्षा करने में असफल रहा। इस प्रकार वह भाग्यहीन प्रमाणित हुआ। तो मतलब जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी पुत्री थी, वो जो मृत्युशैया पे पड़ी थी तो भी उसका वो कुछ भी हेल्प नहीं कर पाए कि उसको बचा लेते, कुछ कर लेते, वो कुछ नहीं कर पाए। तो वो असहाय थे, ये कंडीशन ऐसी थी कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो इस कारण से उन्होंने अपने आप को बहुत ही असहाय और भाग्यहीन बताया है कि मेरे जीवन में जहाँ खुशियाँ आई वहाँ मेरा भाग्य मुझसे दूर चला गया। प्रश्न संख्या 16 है, सरोज के नववधू के रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सरोज जो है वो नई वधू बनी बैठी हुई है। अब उसके रूप सौंदर्य को कवि ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ वर्णित किया है। अब उसको आपने पढ़ा है, उसे आपको यहाँ अपने शब्दों में लिखना है। सरोज के नववधू के रूप से सुसज्जित होकर विवाह मंडप में उपस्थित है। उसके मन में प्रिय मिलन का आह्लाद है, यानी कि वो पूरी तरीके से क्या है, नई वधू बन के सज सवर के मंडप में आकर बैठ गई है। उसके हृदय में अपने प्रिय से मिलने की बहुत ही ये जो एक तो उत्तेजना भी है, मिलना चाहती है, दूसरा बेचैनी भी है, जब मिलेंगे तो क्या होगा। तो एक वो मिला जुला जो स्वरूप है वो उसके दिल में चल रहा है। उसके होंठों पर मंद हंसी है, उसे मन भावन श्रृंगार कर रखा है। मन भावन यानी कि मन को लुभाने वाला। लाज एवं संकोच से झुकी उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई है। उसके नत नयनों के प्रकाश उतरकर अधरों तक आ गया है। उसके जो ये लज्जा है, जो शर्म है, वो आंखों से उतरकर उसके होंठों पर आई है, जो होंठ थरथर करके कांप रहे हैं। उसकी सुंदर मूर्ति वसंत के गीत के समान प्रतीत होती है। तो वसंत में जो गीत गाए जाते हैं वो बहुत ही लुभावने होते हैं, मन को लुभाने वाले। तो वो बसंत के गीत की तरह प्रतीत हो रहे हैं। जैसे ये बसंत के गीत कवि ने कभी अपनी प्रिया के साथ गाए थे, आज वही गीत वो अपनी पुत्री में देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? अब क्यों आई? क्योंकि सरोज जो है वो नववधू रूप में बैठी थी, और जब उसको देखकर हमारे कवि को उनकी पत्नी की याद आई थी। तो देखिए, पुत्री सरोज को देखकर कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद हो आई। इसका कारण यह था कि पुत्री सरोज के रंग रूप में उसे अपनी पत्नी की झलक दिखाई दे रही थी। भाई, माँ जैसी दिखती है, बच्चे भी काफ़ी हद तक वैसे ही दिखते हैं। अब पत्नी काफ़ी पहले गुजर गई, अब पुत्री बड़ी हो गई, वो दुल्हन बनी बैठी है। तो जब हमारे कवि ने पहली बार अपनी पत्नी को देखा था तो वो दुल्हन रूप में ही देखा था। तो जब उन्होंने जैसे ही अपनी पुत्री को देखा, उनको वो अपनी प्रिया, अपनी पत्नी याद आ गई थी कि जब मैंने उसको देखा था तो वो भी कुछ इसी तरीके से सजी हुई बैठी हुई थी। कवि ने प्रिय के रूप में जो श्रृंगारिक कल्पनाएं की थी वे पुत्री सरोज के अनुपम सौंदर्य में साकार होती हैं। यानी कि वो अपनी पत्नी के रूप में उन्होंने जो भी कल्पनाएं करी, जब पत्नी चली गई उनकी, तो ऐसा तो नहीं कि चली गई तो उनकी यादें, प्यार सभी कुछ समाप्त हो गया। कवि तो तब भी उन्हें प्यार करते थे, तो उसमें वो बहुत कल्पनाएं किया करते थे, उसके बारे में सोचा करते थे। वो सोच, वो कल्पनाएं सभी कुछ जो हैं वो आज साक्षात रूप में उन्हें अपनी बेटी में दिखाई दे रही थी। पुत्री के विवाह के अवसर पर उसकी माँ अर्थात अपनी पत्नी की याद आना स्वाभाविक ही है। आज वो पत्नी वहाँ नहीं थी, लेकिन पुत्री के रूप में वो उसकी माँ झलक रही थी, इसीलिए उन्हें अपनी पत्नी याद आई थी। प्रश्न संख्या 18 है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करता है? पंक्ति है, आकाश बदलकर बना मही। तो मही किस ओर? मही शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका अर्थात होता है दही। तो वही चीज आपको बताना है, यहां पर वो किस ओर संकेत कर रहा है।
आकाश बदलकर बना मही में कवि का तात्पर्य यह है कि उसे अपनी कविताओं में जो अद्वितीय श्रृंगारिक कल्पनाएं की थी, कविताएं जब लिखते थे वो तो श्रृंगार रस भी देते थे, वहाँ जो नायिकाओं को एक सौंदर्य प्रदान किया करते थे, है ना, तो वो सारा सौंदर्य उन्हें सरोज में नजर आ रहा था। वे अपनी पुत्री सरोज के अनुपम सौंदर्य में साकार होकर मही अर्थात धरती पर उतर आई। इस प्रकार आकाश शब्द कवि की श्रृंगारिक कल्पनाओं के लिए और मही शब्द उनकी पुत्री सरोज के सुंदर रूप की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर क्या है, आकाश जो है वो पूरी तरीके से क्या है, कैसे आकाश कैसे पृथ्वी के ऊपर झुका रहता है, तो वो जो उन्होंने सपने देखे थे, सब कुछ था, वो एक आकाश एक स्वप्न था और वो हकीकत में एक धरती के रूप में साकार हुआ, अपनी पुत्री के रूप में। जो भी उन्होंने अपनी कविताओं में जो भी श्रृंगार रस का जितना भी उल्लेख किया था, वो सभी कुछ उन्हें अपनी पुत्री के रूप में दिखाई दे रहा था। प्रश्न संख्या 19 है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो जैसे नॉर्मल विवाह होते हैं, सभी रिश्तेदार आते हैं, बहुत धूमधाम से होता है, सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, नॉर्मल तरीके से विवाह ऐसे ही होता है। लेकिन सरोज का विवाह इन सब से अलग था। उसके विवाह में सिर्फ घर वाले थे, ठीक है, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं थी, ज़्यादा पैसों का खर्चा नहीं किया गया था और जो है रीति रिवाज भी बहुत ही नॉमिनल रखे गए थे। तो इसीलिए बाकी जितने भी विवाह होते हैं उनसे सरोज का जो विवाह है वो बिल्कुल अलग था। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से कई मायने में भिन्न था। यह अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। मैंने बोला ना, ज़्यादा पैसे आर्थिक रूप से भी नहीं खर्च किए गए थे और ना ही ज़्यादा धूम धड़ाका ये सारी चीज़ें थी। इस विवाह के लिए आत्मीय व स्वजनों अर्थात नए रिश्तेदारों को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। जितने भी नाते रिश्तेदार हैं उनको किसी भी तरह का निमंत्रण नहीं भेजा गया था, सिर्फ घर वाले वहाँ पर थे। केवल घर परिवार के लोग ही इसमें सम्मिलित हुए थे। घर में विवाह के गीत भी नहीं गाए गए। जैसे होता है ना, 2-3 दिन पहले से गीत गायन शुरू हो जाता है, वो गीत नहीं हुए थे। न दिन रात सारा घर जागा, जैसा कि विवाह के अवसर पर सामान्यता रत जगा होता है वैसे। यानी कि होता ना, 1-2 रात पहले से लोग जागना, तैयारी करना, गीत गाना, ये सभी कुछ करते, तो उस तरह से ऐसा रत जगा भी नहीं हुआ था। एक शांत वातावरण में यह विवाह संपन्न हुआ। यानी कि सिंपल जो एक ज़रूरी जो रस्में होती हैं वो रस्में पूर्ण करके इस विवाह को कर दिया गया था। सरोज की विदाई के समय माँ द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं भी पिता यानी कि कवि ने दी थी। मातृविहीन होने के कारण सरोज की पुष्प सेज भी पिता ने ही सजाई थी। तो एक जब बेटी का विवाह होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को सिखाना, नसीहत देना, ये सारे काम जो हैं एक माँ द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लेकिन सरोज की तो माँ नहीं थी, तो ये काम भी जो है पिता द्वारा, जितनी नसीहतें देना, चीज़ों को बताना, सिखाना, ये सभी पिता ने किया। माँ नहीं थी तो पुष्प सेज को सजाने का काम भी किसने किया? वो पिता द्वारा ही संपन्न किया गया था। तो इस तरीके से जो सामान्य विवाह होते हैं उनसे अलग हटकर सरोज का विवाह हुआ था। प्रश्न संख्या 20, वह लता वहीं का जहां कली तू खिली पंक्ति द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, अर्थात यहाँ लता जो है वो सरोज की माँ और कली जो है वो सरोज के बारे में बता रहा है। अर्थात तुम जो कली बनकर खिली हो जहाँ पर, कभी तुम्हारी माँ यहीं पर लता बनी थी। यानी कि जहाँ पर उसकी माँ का पूरा संपूर्ण जीवन, मतलब उसका बचपन से लेकर विवाह के पूर्व तक का जीवन बीता, यानी कि बाल्यावस्था से यौवनावस्था तक का समय जहाँ बीता, आज वहाँ पर तुम कली बनकर खिल रही हो। अर्थात वहीं पर तुम्हारा भी पालन पोषण हो रहा है, क्योंकि माँ की मृत्यु के बाद कवि ने जो है अपनी पुत्री को अपने ससुराल में दे दिया था उसके पालन पोषण के लिए। तभी उन्होंने ये प्रसंग यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से रखा है। इस पंक्ति द्वारा इस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है कि सरोज की मां की असमर मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप उसका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। कि मां की मृत्यु हो गई तो ननिहाल में ही वो पाला गया। वह वहीं लता बनी और वहीं पर कली के रूप में खिली, अर्थात वहीं उसका बचपन बीता, युवावस्था आई और वहीं पर युवती के रूप में कली की तरह खिली।
उसका बचपन और किशोरावस्था नानी की गोद में ही व्यतीत हुई, वहीं रहकर वह विवाह योग्य भी हुई। अर्थात जो है माँ वहीं पर थी जहाँ पर माँ का पैदाइश हुई, बचपन बीता और यौवन हुआ, वहीं पर अब तुम जाकर भी वहीं पर पलोगी। ये चीज उन्होंने प्रसंग बताने की कोशिश करी है। प्रश्न संख्या 21 है, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? अब देखिए, तर्पण जो होता है वो अंतिम संस्कार के बाद किया जाने वाला एक क्रिया है, जिसमें हम समाज में बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा करते हैं। मोस्टली पंडितों को बुलाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें बहुत सारा दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन हमारे कवि के पास इतना धन नहीं था कि वो इस तरीके की दान दक्षिणा को कर पाते, इसलिए उन्होंने अपने सारे सदकर्म, अच्छा अर्थात जितने भी अच्छे कर्म थे, वो सभी अपनी पुत्री को उस तर्पण के रूप में, जैसे दान के रूप में हम बहुत सारे फल, मिठाई, अनाज देते हैं, वो वहाँ पर उन्होंने अपने सदकर्म वहाँ पर तर्पण में दिए। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास धन नहीं था। कवि साधनहीन था, उसके पास अपनी पुत्री का तर्पण करने के लिए किसी भी प्रकार की धन संपत्ति नहीं थी, यानी पैसा नहीं था, तो वो कैसे तर्पण करते? हाँ, उसने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म अवश्य किए थे, वही कर्म उसकी पूंजी थी, अतः उसने अपने समस्त पुण्य कर्मों को पुत्री सरोज के लिए अर्पित कर दिया। यानी कि उसके जितने भी अच्छे कर्म थे उसने क्या किया? अपनी पुत्री के लिए अर्पित कर दिया। परंपरा के अनुसार मृतक के श्राद्ध के अवसर पर जल तथा अन्य वस्तुओं के से उसका तर्पण किया जाता है। जल के साथ में और बहुत सारी चीजें दान दक्षिणा के रूप में दी जाती हैं। कवि के पास कोई वस्तु तो थी नहीं, अतः उसने अपने विगत जीवन के अच्छे कर्मों के फल पुत्री सरोज को अर्पित कर तर्पण कर दिया। तो जो उसके अच्छे कर्म थे, जो भी उसने अच्छाइयाँ की थी, वो सभी कुछ उसने वो अंतिम समय में अपनी पुत्री को दे दिए कि यही मैं तुम्हें तर्पण के रूप में दे सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पंक्ति हैं जिनका हम काव्य सौंदर्य करेंगे। इस पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट सीत के शतदल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो लास्ट समय में किस तरीके से वो उसका तर्पण कर रहे हैं अपने सदकर्मों के साथ जी, ये चीज उन्होंने यहाँ बताई है। तो काव्य सौंदर्य करना है तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों बताएंगे। इन काव्य पंक्तियों में कवि पुत्री के लिए कुछ न कर पाने पर अकर्मठता के पाप बोध से ग्रसित जान पड़ता है, अर्थात उसको बहुत इस चीज का तकलीफ है, उस चीज को वो बयां कर रहा है। वह अपने समस्त कामों को इसी प्रकार भ्रष्ट होते देखना चाहता है जैसे शीत ऋतु में कमल की दशा हो जाती है। अर्थात उसने जितने भी काम किए, कुछ भी किया, वो सभी चीज़ जो हैं जैसे ठंड में कमल की दशा हो जाती है, उसी तरीके से वो चाहते हैं कि हो जाए। गीत की मार से, शीत की मार से कमल मुरझा जाते हैं। ठंडक में क्या होता है, जब बहुत ठंड पड़ती है तो कमल कैसे मुरझा जाते हैं। कवि अपना प्रायश्चित करते हुए अपने सभी कर्मों को सुफल पुत्री को अर्पित करके उसका तर्पण कर रहा है कि अर्थात मैंने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं वो सभी कुछ अगर अच्छे हैं तो वो मुझे सफल हों और वो मैं अपने पुत्री को देता हूं उसकी अंतिम विदाई के रूप में। अब यहाँ पर शीत के से ये शतदल में उपमा अलंकार है, क्योंकि शीत के और शतदल इन दोनों की जो है समानता व्यक्त की गई है। करकर्ता में अनुप्रास अलंकार है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका शिल्प पक्ष हो गया। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न मैंने यहाँ समाप्त किए। तो काफी हद तक आपको समझ में आया। कविता तो वैसे आसान थी क्योंकि इसका मूल भाव हम समझ गए कि इस कविता में वो कवि ने हमारे सामने क्या क्या चीजें रखी हैं। तो जब हम वो सारे मूल को समझ जाते हैं तो हमें यहाँ पर परेशानी नहीं आती कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे घट रही हैं या क्या हो रहा है। तो एक बार जब भी आप काव्य को करो, काव्य के खास तौर से प्रश्न जब हम वर्णात्मक तैयार करते हैं तो उससे पहले कविता का समझना जरूरी है। हर बार मैं बोलती हूँ, जो भी काव्य पंक्तियां दी हैं उनको जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाओगे। क्योंकि जो काव्य पंक्तियां रखी जाती हैं उनमें इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीज़ों को बोला जाता है। तो कवि क्या कह रहे हैं पंक्तियों के माध्यम से और क्या उन पंक्तियों के माध्यम से पीछे छिपा है, ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है। तभी आप इनका सही
सही अर्थों में ठीक तरीके से आंसर लिख पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए। इसके अलावा आपका NTSC, ओलंपियाड, नीट इन सभी की तैयारी भी कराता है। तो जहां CBSE हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, वहीं अब बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड ये सभी की भी तैयारी आपको कराई जाती है। तो यहाँ पर आकर आप किसी भी क्लास में हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप आकर 100% फ्री जितना चाहें उतने वीडियो देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे कभी हम ऑनलाइन जब पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम जो कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको जब हम सर्च पे डालते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। पहले तो हमें सही ऑप्शन ढूंढ के निकालना कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है, उसमें हमें बहुत टाइम चला जाता है, मतलब इधर उधर खोजने में, और परेशानी जो होती है उसको अलग। तो आप जब हमारे वेबसाइट पर और आप हमारे ऐप पे आते हैं इन वीडियोस को देखने के लिए, तो आपको जो है यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हो, यूट्यूब, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों ही जगह आप हमारे फ्री वीडियो को देखते हैं। लेकिन हमारी वेबसाइट और ऐप पर मिलने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किए गए हैं, जिससे आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि हर एक चीज़, जैसे हम बुक उठाते हैं उसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से अरेंज है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज है। यहाँ पर आइए, आप सबसे पहले अपना मीडियम या बोर्ड को सिलेक्ट कीजिए। आप CBSE इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, या जो भी बोर्ड में आप सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने जो है उसके सभी क्लासेस आ जाएंगे। तो जैसे ही ये क्लासेस आते हैं फिर आप क्या करोगे, उसमें अपनी क्लास को सेलेक्ट करोगे, आप जिस भी क्लास में हो। तो जैसे आप क्लास 12th में हो तो आपने 12th सेलेक्ट कर लिया। 12th सेलेक्ट करते ही उसमें जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जितनी भी बुक्स हैं वो सभी आपके सामने होंगी। तो जो भी आपको बुक पढ़नी है उसे सिलेक्ट कर लो। जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं अंतरा भाग 2, आपने अंतरा को सिलेक्ट कर लिया। आपको पता है कि 12th में हमारी 5 बुक्स हैं, कोर और इलेक्टिव को मिलाकर, तो मैंने 5 बुक कराई हुई हैं। तो आपने जैसे अंतरा को सिलेक्ट किया। अब अंतरा में हमारा पहला चैप्टर देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है, तो आपको सारे चैप्टर लाइन से दिखाई देंगे। फिर उसके बाद सरोज स्मृति है। तो इस तरीके से आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसे सेलेक्ट करते ही आपके सामने, जैसे आपने चैप्टर पर क्लिक किया तो चैप्टर में हमने जितने पैटर्न पढ़ाए हैं वो सभी कुछ आपके सामने, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन, NCERT सोल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 शॉट रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सभी कुछ आपको दिखेगा। तो जो कुछ आपको पढ़ना है उसे आप क्लिक करो, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए वो वीडियो देख लिया, अब इसके बाद आप चाहते हो कि कोई दूसरे चैप्टर का हम दूसरा टॉपिक देखें, तो बस थोड़ा सा बैक जाइए, उसको चैप्टर सेलेक्ट कीजिए, उसके टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और वीडियो को देखिए। मतलब आपको यहाँ वो जो परेशानी है ना सर्च करने की और टाइम जो वेस्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। आप बहुत आसानी से सभी कुछ सर्च कर लोगे और अच्छे से पढ़ भी लोगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये पढ़ते समय टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप सब कुछ जब कर लोगे तो यहाँ पर आपने सारा तैयार कर लिया। उसके बाद एग्जाम्स के टाइम हम आपको मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड कराते हैं आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो उनको भी देखिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स दीजिए, ठीक है ना। और हम तो आपके साथ हैं ही, कोई समस्या है तो आप यहाँ पर आकर उस समस्या का हल ले सकते हैं। तो अभी तो अंतरा बुक के 2 ही अध्याय हुए हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।